हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। ठीक है। तो अभी जो तुम लोग एज में हो हमको तो लगता है हाँ हु वाला किए होगी नहीं। हुआ तो होगा ही। और अगर हो गया है तो ठीक है, आगे से नहीं करना है। पर जिसका हो गया है ये वाला चैप्टर सबको उससे रिलेट करना है तो क्या हो जाएगा ना, थोड़ा इजी इजी हो जाएगा। उसको देखोगे जर्मनी टाइप का, उसको देखोगे ऑस्ट्रिया हंगरी टाइप का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा तो भूलोगे ही नहीं। ठीक है, और जो नहीं किया है बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या करना है, देखे तो होगे ही, तो आप लोग देख के ही बता देना ये वाला कौन ग्रुप, ये वाला वो कौन ग्रुप। ठीक है। तो एकदम एज पर आईसीएसई सिलेबस टू द टॉपिक, एकदम जल्दी से फटाक से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आज हम लोग उड़ा देने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज पर द आईसीएसई सिलेबस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पहला चैप्टर क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टार्ट कब हुआ 1914, खत्म कब हुआ 1918, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1914 टू 1918, ये याद रखना है डेट। और क्या क्या आ रहा है, कॉजेज आ रहा है, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, आर्मामेंट्रीज, डिवीजन ऑफ यूरोप, साराजेवो क्राइसिस। फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, देन टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, मारधाड़। चलो मारधाड़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला मारधाड़ का कारण क्या है, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, है कि नहीं। तो लव, तो ज़्यादातर इसका कारण क्या होता है, लव। तो देखो ये टॉपिक को कैसे याद रखना है, ऐसे करना है, एन, फिर एन के बाद आ जाएगा ए, इसमें ए जोड़ देना, ए एन हो जाएगा। फिर इसके आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगा देना, ए एन फिर ए एन आई, ए एन आई। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा ये जितना पॉइंट है ना सब ये 3 अक्षर में है। लव जो है ये 3 अक्षर में है। ठीक है, ए एन आई, ये वाला टॉपिक। तो कैसे करना है, एन का मतलब होता है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म हम लोग पहले ही कर चुके हैं, है कि नहीं। तो चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। तो नेशनलिज्म रिफर्स टू व्हाट, द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल। ठीक है, तो यूनिटी फील क्यों होता है, क्योंकि हु शेयर कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसी के कारण क्या होता है, पीपल यूनाइट रहते हैं। हम आपसे क्यों यूनाइट है, हिंदी में बोल रहे हैं, दोनों इंडिया में रहते हैं, है कि नहीं। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द फीलिंग ऑफ यूनिटी टर्न इनटू एक्सट्रीम प्राइड। अब जो यूनिटी था, ये जो नेशनलिज्म वाला फीलिंग था, ये एकदम एक्सट्रीम प्राइड में पहुंच गया। एकदम पहले ऐसे ऐसे चलते थे, पूरा सीना तान के मारते हुए चल जा रहे हैं, है कि नहीं। तो विच मेड पीपल बिलीव दैट देयर कंट्री सुपीरियर टू अदर कंट्री, हम ही हैं सर्वे सर्वा और कोई कुछ नहीं है, ऐसा हो गया हाल वहां पे। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म क्या बन गया, अब एन क्या बन गया, अब ए एन बन गया, जो बताए थे। ए एन मतलब एग्रेसिव नेशनलिज्म। देख लो, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। समझ में आ गया ये वाला ए एन। तो ए एन, ए क्या है, एग्रेसिव नेशनलिज्म। इसका मतलब लव फॉर वंस ओन कंट्री, ये तो रहेगा ही, पर इसमें और एक सेंटेंस जुड़ गया, क्या, हेट्रेड ऑफ अदर कंट्री। जैसा हम लोग में है ना, अपना देश के लिए तो जान भी दे सकते, पर पड़ोसी, समझ गया ना। तो वो क्या है, एग्रेसिव नेशनलिज्म, टकराने का नहीं। सो दिस एग्रेसिव नेशनलिज्म लेड टू व्हाट, राइज ऑफ इंपेरियलिज्म। ए देखो, ए एन आई खत्म, इंपेरियलिज्म। इसके चलते क्या हो गया, एग्रेसिव नेशनलिज्म के चलते इंपेरियलिज्म। तो इंपेरियलिज्म क्या है, इट इज अ सिस्टम, सिस्टम का नाम है। ठीक है, बाई विच अ पावरफुल नेशन यूज टू इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल, कंट्रोल कर लेगा अनदर कंट्री को, कैसे, बाय पॉलिटिकल प्रेशर और बाय आउटराइट वॉर्स। जैसे ब्रिटेन इंडिया को क्या बना लिया था,
कॉलोनी बना लिया था, ठीक है। तो याद रखना, जो कंट्री दूसरा कंट्री को कंट्रोल कर लेता है ना, तो वो बन जाता है उसका कॉलोनी, और जो बनाता है वो बनता है मदर कंट्री, ठीक है। उसको मदर कंट्री बोलते हैं। जैसे इंडिया था कॉलोनी और ब्रिटेन हम लोग का मदर कंट्री था, ठीक है। तो वो ब्रिटेन क्यों आया था इंडिया? हम लोग को कब्जा करने, हम लोग को रिसोर्सेस लेने, हम लोग का फायदा उठाने, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट करने के लिए आया था, अपना फायदा के लिए बस आया था, है कि नहीं? तो समझ में आ गया? द एग्रेसिव नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म, अ सिस्टम बाय विच पावरफुल नेशन, ब्रिटेन हम लोग से क्या था, पावरफुल था, दिमाग लगा के, यूज टू स्टेब्लिश इट्स कंट्रोल, हम लोग पे कंट्रोल कर लिया। कैसे? पॉलिटिकल प्रेशर, सब राजा उजा को हरा दिया और खुद का गवर्नमेंट बना लिया था, पढ़े हैं। और बाय आउटराइट वॉर्स, एकदम लड़ाई उड़ाई करके सब कोई को हरा दिया था, है कि नहीं? तो आई होप दिस इज क्लियर। अब द कॉलोनीज, इंडिया क्या था? कॉलोनी बन गया था। दिस कॉलोनीज वेर गवर्नड बाय द इंपीरियल नेशन, वही ब्रिटेन, उसको मदर कंट्री भी बोल सकते हैं, विच एक्सप्लॉयटेड द रिसोर्सेस ऑफ दिस कॉलोनीज फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हम लोग का वहाँ भला करने थोड़ी आया था, इंडिया से ही, इंडिया ब्रिटेन से ही तुमको ये वाला सब पॉइंट मिल जाएगा। क्यों आए थे? एक्सप्लॉयट आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो कौन कौन थे रेस में देख लो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया, जापान, सब कोई को क्या चाहिए था? कॉलोनीज चाहिए था। क्यों? क्योंकि वहाँ का रिसोर्सेस चाहिए था अपना फायदा के लिए, ठीक है। तो सब निकल पड़े हैं एशिया और अफ्रीका में कॉलोनी बनाने। भाई कहाँ कमजोर मिल रहा, पकड़ उसको, मार उसको, ले लो इसका सब सामान। चलो नेक्स्ट, दीज कॉलोनीज वेर एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस एज दे कुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। तो कॉलोनी बहुत काम का था वो सब का। क्यों? क्योंकि वो सब जो अपना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सब बनाए हैं, तो जमीन है ही नहीं उनके पास रॉ मटेरियल उगाने का। तो किसको बोलते हैं? हम लोग को जैसे इंडिगो वाला में पढ़े थे ना, पीजेंट को जबरदस्ती बोलता था इंडिगो ही उगाओगे तुम, तो वही रॉ मटेरियल उगाना है फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट फॉर देयर फिनिश गुड। अब इंडस्ट्री में बना तो लिए सामान, बेचेंगे भी तो वही कॉलोनी में आके बेच देंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? फिर एक्वायरिंग कॉलोनीज वुड ऐड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ दिस कंट्रीज। अब जितना ज़्यादा कॉलोनी, मतलब तुम्हारे पास जितना ज़्यादा कार रहेगा उतना ज़्यादा प्रेस्टीज बढ़ जाता है। मेरे पास इतना सारा है कि नहीं? तो यही पे इतना सारा कॉलोनी, देख रहे मेरे पास कितना सारा कॉलोनी है, देख ले। सो दिस लेड टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग दिस कंट्रीज। तो जिसके पास 2 ठो गाड़ी है, जिसके पास 5 ठो है, तो दोनों में रहेगा ना क्लैश। फिर वो 3 ठो ले लेगा, वो देखा 5 ठो ले लिया, फिर वो 3 ठो ले लेगा, है कि नहीं? सो दस aggressive nationalism and fierce economic exploitation filled the atmosphere with, क्या हो गया? पूरा वहाँ का वातावरण फियर से भर गया। म्यूचुअल, सब एक दूसरा से डर रहा है, म्यूचुअल हेट्रेड, एक दूसरा से नफरत कर रहा है, एंड इंटरनेशनल टेंशन, कभी भी कोई भी किसी को पीट देगा, वैसा हाल हो गया यूरोप में। ओके, तो ये सब जितना भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम था, लास्ट में क्या सूझा है? कैसे ये सुलझेगा? मिलिट्रिज्म, है ना, एकदम गन वन, जिसके पास ज़्यादा पावर होगा, मिलिट्री होगा, वही जीतेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते, एकदम टू द पॉइंट में जाना है। अब आ जाओ रेस ऑफ आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स मतलब असला, बारूद, हथियार, ये सब, ठीक है। रेस मतलब सब बनाने में जुट गया, मिलिट्रिज्म से ही अब सॉल्व होगा ना, तो सब अब बनाने में जुट गया है। कोई नेवल फ्लीट एकदम बना रहा है, कोई यू बोट बना रहा है, नया नया यू बोट बना है, सबमरीन सब बन रहा है, मशीन गन एक बार में एकदम एक बार दबाया गड़गड़ निकलना स्टार्ट, ठीक है। तो रेस ऑफ आर्मामेंट्स, सो मेजर पावर्स, है ना, मेनली जो मदर कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो सब क्या करने लगे? स्टॉक पाइलिंग आर्मामेंट्स, बिगैन टू स्टॉक पाइलिंग आर्मामेंट्स, एकदम ना गोदाम में बना बना कर रखते जा रहा है, ठीक है। इन द नेम ऑफ, किसका नाम पे? सेल्फ डिफेंस। कोई मारने आएगा तो इसीलिए रखे हैं कि सामने वाला मेरे ऊपर हमला ना कर सके, एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, पीस का नाम पे। मेरा पास रहेगा तब ना वो मेरा से नहीं लड़ेगा, उससे नहीं लड़ेगा तो पीस हो जाएगा। और पीस कर दिया पूरा वर्ल्ड को, सब पीस का चक्कर में पीस कर दिया। ओके,
नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट द वन कंट्री इंक्रीज इट्स आर्मामेंट, एक जन जैसे बढ़ाते जा रहा है अदर कंट्रीज वर कंपेल्ड टू डू द सेम। अब एक जन बढ़ा रहा है, 10 ठो बंदूक रख लिया है, तो सामने वाला के पास एक चाकू था तो वो भी क्या करेगा, वो भी 5-6 बंदूक और बंदूक रखेगा, है कि नहीं। तो वही हाल हो रहा है यहाँ भी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर कॉलोनीज इन अफ्रीका, जर्मनी है ना, जर्मनी कहाँ, अफ्रीका कहाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए, समुंदर में कब्जा, उसके लिए नेवल चाहिए, नेवी, पावरफुल नेवी। तो जर्मनी बिगैन टू बिल्ड पावरफुल नेवी, एकदम भयंकर। ब्रिटेन के पास भी था, जर्मनी भी स्टार्ट कर दिया, पूरा पावरफुल नेवी अपना बना दिया, खड़ा कर दिया। ओके, बाई 1914 में जर्मनी हैड लेफ्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस फार बिहाइंड, बहुत दूर छोड़ दिया। किस में, इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, यही सब तो है जिससे क्या बनेगा, वेपन्स बनेगा, है कि नहीं। तो क्या बनाया वो, द इम्परेटर, क्या नाम, ये इम्परेटर शिप का नाम है, ठीक है, 1912 को बनाया था, और उस समय का सबसे बड़ा शिप था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप बनाया था 1912 को। अरे उस समय टाइटेनिक भी डूबा था ना, हाँ टाइटेनिक डूबा था, इधर एक तो नया शिप बना दिया था। चलो नेक्स्ट इज द यूरोपियन कंट्रीज वर कंसर्न्ड विद जर्मनीज ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, एकदम सोच रही कितना पावरफुल बन रहा है, ये बना ले रहा है, वो बना ले रहा है, यूबोट बना लिया, इतना बड़ा बड़ा शिप बना लिया, इतना बड़ा नेवल फ्लीट, आर्मी मैन सोल्जर बढ़ा लिया है। तो विच गेव राइज टू द रेस ऑफ आर्मामेंट्स, तो इसको देखा देखी सब लग गया। चलो खत्म, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, कोई भी 3-4 नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप। अब जो पूरा यूरोप है ये 2 पार्ट में बढ़ गया, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, और सब दोनों आपस में पूरा एकदम दुश्मनी में है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ एकदम मारा मूरी स्टार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन 20th सेंचुरी यूरोप इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, पहला है सिंगल स्टेट, सिंगल है ना, तो सिंगल फ्रांस, हॉलैंड एंड जर्मनी। तो सिंगल स्टेट किसको बोलेंगे, जिसका नहीं है कि नहीं, क्या नहीं है, खुद का राजा उजा नहीं है, ठीक है। वो आपस में कैसे जुड़ा है, वो जुड़ा है whose national identity was based on their common language and tradition, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, उसी के हिसाब से आपस में वो जुड़ा हुआ है। और इंपीरियल स्टेट, इंपीरियल से ये बढ़ा जाता है, राजा रानी वाला अंपायर सिस्टम, मोनार्की सिस्टम है। तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर, द रशियन अंपायर। तो पूरा यूरोप यही 2 पार्ट में डिवाइड था, सिंगल और इंपीरियल नेशन, ठीक है, सिंगल और इंपीरियल, SI सब इंस्पेक्टर से याद रख लेना है ना, सिंगल और ये इंपीरियल स्टेट। अब जो जर्मनी है, देखो ये है जर्मनी, जर्मनी, इसी का सामने में है ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहीं पे है इटली बड़ा, है ना, इटली। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये तीनों मिलके दोस्ती, ये तीनों दोस्ती बन गया। कब बना, 1882 को, और इनका नाम क्या पड़ा, नाम पड़ा ट्रिपल अलायंस, ठीक है, भूलना मत, ट्रिपल अलायंस 1882 को। तो ये सब को देखा कि ये सब दोस्ती बना लिया, तो हम लोग को भी बनाना पड़ेगा बाकी सब। तो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, फिर इधर ब्रिटेन हो गया, ये सब अपना खुद का एक ठो बना लिया। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल N10T, तो N10T भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन में उतना नहीं, स्पेलिंग में ध्यान देना है कि नहीं अभी, ठीक है। तो एंतांत भी बोलते हैं, एंटिटी, जैसे भी याद करना है, N10T, ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस, ये तीनों, ठीक है, ये ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशियन अंपायर, और ट्रिपल एंटिटी फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। इसको और एक तो बता देते हैं ना, देख लो,
कैसे हो जाएगा तुम्हारा बी एफ आर। तो बी एफ से तो तुम लोग बहुत समझदार हो, बी एफ आर से नाम ले लो अपना क्लास में किसी का भी, है ना, कोई है तो देख लेना। बी एफ आर से क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंटिटी, कब, 1907, ठीक है। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और इटली, जी ए आई, है ना, गाय, ओ गाय, ठीक है। तो ये 1882। तो बी एफ आर से किसी का नाम ले लो, हो तो जान आस पड़ोस में, नहीं तो अपने से दे दो। और जी ए आई 1882, समझ में आ गया, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी। चलो अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। साराजेवो क्राइसिस, साराजेवो क्राइसिस ये क्या है, इमीडिएट कॉज है, याद रखना, इमीडिएट कॉज मतलब ये जब हुआ ना तब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। पहले तो बहुत कॉज था, जैसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, बहुत सारा कॉज था ना। पर जब इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ तब मंगल पांडे प्रोटेस्ट किए, उनको हैंग कर दिया गया, फिर वॉर स्टार्ट हो गया। तो इसी में रेस ऑफ आर्मामेंट, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप, ठीक है, इंपीरियलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये सब कॉज था। बट स्टार्ट कब हो गया, जब साराजेवो में एक ठो कांड हो गया। क्या कांड हो गया, उसी का नाम है साराजेवो क्राइसिस, ठीक है। देख लो कांड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जून 28 भी याद कर लेना बाबू। बाकी समय बोलते थे ना ये वाला नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ जून 28 भी याद कर लोगे, ठीक है। समर सोल्स्टाइल्स कब होता है रे, 21 को, ओह ठीक है छोड़ दो, 7 दिन और एक सप्ताह बढ़ा देना। जून 28 1914 को क्या हुआ, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, याद रखना नाम सब, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड मतलब होने वाला राजा, द हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा, वॉज एसासिनेटेड एट साराजेवो। साराजेवो कहाँ है, कैपिटल ऑफ बोस्निया, ठीक है। ये देखो ये है सर्बिया, यहीं पे घूमने आए थे, ठीक है, बोस्निया में। तो वहाँ का कैपिटल साराजेवो, गैवरिलो प्रिंसेप नाम था लड़का ठोका, ठीक है। गैवरिलो प्रिंसेप जैसे देखा है, देखो गैवरिलो प्रिंसेप यहाँ पे घूमने आया है, राजा है, उसका वाइफ है, देखा एकदम मारा एक गोली, पूरा हेड शॉट, विनर विनर चिकन डिनर हो गया इस सब का, ठीक है। तो याद रखना एसेसिनेशन का मतलब होता है मर्डर, पर स्कूल क्वेश्चन आया तो एसेसिनेशन वर्ड लिखो, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, एसेसिनेटेड, एसेसिनेशन, ठीक है। सो जून 28 1914 आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, द हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, वाज एसेसिनेटेड एट साराजेवो, कैपिटल ऑफ बोस्निया, ठीक है। कौन मारा था, गैवरिलो प्रिंसेप, वो सब नहीं भी लिखोगे चलेगा, बाई चांस आ गया तो याद रखने गैवरिलो प्रिंसेप, ठीक है। अब ये जो मर्डर हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था, ये कौन प्लानिंग का साथ, अब इतना बड़ा होने वाला अंपायर का राजा होने वाला है, तो कोई भी ओंजो पोंजो थोड़ी मारेगा इसको, है कि नहीं, इसके लिए कुछ बड़ा पार्टी होगा इसका पीछे। तो इसका पीछे बड़ा पार्टी का नाम क्या है, द एसेसिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी, उसका नाम क्या है, काला हाथ, ठीक है। काला हाथ मेरा तो नहीं है, काला ही है, ठीक है। तो काला हाथ और ब्लैक हैंड, काला हाथ मत लिख देना, ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ, वाह क्या नाम रखा, यूनियन ऑफ डेथ, ओके। सो सीक्रेट सोसाइटी का नाम यूनियन ऑफ डेथ। तो ये कहाँ पे था, ये सर्बिया जो है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी के जस्ट नीचे में, वही वाला कंट्री में था ये ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन नेशनलिस्ट, यहाँ का जो नेशनलिस्ट सब था ना वही सब ऑर्गेनाइज किया था ये ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ। और उनका मेन मकसद क्या था, हुज एम वॉज टू यूनाइट ऑल सर्बियंस इनटू अ सिंगल स्टेट। तो यहाँ पे जितना भी स्लैव बोलने वाला पीपल सब है ना, उस सबको अपना अंडर में लाना चाहता था ये, इनका मकसद यही था, ये सब एरिया को भी, ठीक है। इसलिए इसका मर्डर कर दिया ये, क्लियर, ओके। तब मर्डर कर दिया तो छोड़ देगा ऑस्ट्रिया, छोड़ेगा तो नहीं,
सर्बिया को बोला, "ए, इधर आओ, अल्टीमेटम दे रहे हैं, ठीक है, इतना तक हो जाना चाहिए, नहीं तो समझ लो।" तो क्या अल्टीमेटम दिया? तो ऑन जुलाई 23 एक अल्टीमेटम दिया, मेकिंग 11 डिमांड्स। 11 डिमांड दिया, ये सब मानना पड़ेगा। तो सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड, ठीक है, मान लेंगे, बट एक्सेप्ट दोज डेट वुड हैव लेड टू लॉस ऑफ हर सोवरिनिटी या सोवर्जिनिटी, ठीक है, जैसे तुमको स्पेलिंग याद करने में इजी लगे वैसा बोलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज नहीं है ये। तो एक्सेप्ट दोज डेट हैव लेड टू द लॉस ऑफ सोवर्जिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्बिया को जब अल्टीमेटम मिला किससे? ऑस्ट्रिया हंगरी से, तो सर्बिया सब मान लिया, ठीक है, हमको भी 2 थप्पड़ मार दीजिए, ठीक है, मेरा गाड़ी ले जाइए, पर उसको बोला गर्दन झुकाओ इसे मेरा सामने। बोला गर्दन झुकाएंगे, हम अपना संप्रभुता नहीं खोएंगे, मेरा प्रेस्टीज नहीं खोएंगे, ठीक है। तो प्रेस्टीज नहीं खोगे तो अब देखो क्या होगा। तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड, ऑस्ट्रिया तो कितना बड़ा है, सर्बिया छोटा सा, ये है सर्बिया, और ऑस्ट्रिया ये देखो इतना बड़ा है। तो ये इस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो सोचो इतना छोटा है ये, इससे पंगा लेगा। कब पंगा लेगा? जब इसको पता होगा कि मेरा पीछे भी कोई है कि नहीं। तो इसका पीछे कौन था? रसिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो स्लैविक पीपल थे उसको वो रसिया सपोर्ट करता था, ठीक है। बस अभी इतना ही जान लो, एज पर द सिलेबस, तो रिलेट करने के लिए इतना ही जान लो। तो सर्बिया को पता, मेरा पास रसिया है, क्या कर लोगे मेरा, आओ मारने, तेरे पास इतना है ना, ये देखो रसिया इतना बड़ा है, मारेगा उड़ा उड़ा के तुमको भी। इसलिए उड़ उड़ के नहीं माना उसका पूरा 11 डिमांड। ऑस्ट्रिया हंगरी भी ठीक है, मेरा साथ भी जर्मनी है, इटली है, बताते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वार ऑन सर्बिया कब? 28 जुलाई 1914। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? जब ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, कब? 28 जुलाई 1914। अब जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुआ, जर्मनी रसिया प्रिपेयर्ड फॉर वॉर टू सपोर्ट सर्बिया। अभी हम बता दिए, इसको पता था कि कौन इसको सपोर्ट करेगा, रशिया, है कि नहीं। पर उससे पहले जर्मनी जो है ना, देखो जर्मनी ये रसिया में भी वॉर डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस में भी। पावरफुल बन गया था ना जर्मनी बहुत, टेंशन मत लो सर्बिया, ये ऑस्ट्रिया तुम टेंशन मत लो, तेरा बड़ा भाई है, ठीक है। तो इसका आने से पहले ही इधर से पूरा, इधर ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट पूरा भयंकर मारने लगा, ठीक है। जहाँ पर लड़ाई होता था उसको फ्रंट बोलते थे, क्लियर। तो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया एंड फ्रांस, फ्रांस में भी और रशिया में भी। सो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर एलीज कॉल्ड एलाइड पावर्स। देखो BFR एलाइड पावर्स, यहाँ हॉस्टाइल ग्रुप। एकदम कंफ्यूज मत होना बाबू, क्वेश्चन जब आएगा अलायंसेस के बारे में, डिवीजन ऑफ यूरोप के बारे में, तब BFR, तो यहाँ भी सेम है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब लड़ाई हो रहा था, दूसरा पक्ष कौन था? अपोजिट टीम, सेंट्रल पावर्स। तो देख लो यहाँ पे बीच में कौन है, ये है ना, तो इसको ही सेंट्रल पावर बोलेंगे, ठीक है। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे इटली नहीं है, ठीक है। तो पहले इटली मत लिख देना अभी यहाँ पे, वो तुम्हारा डिवीजन ऑफ यूरोप बला में था, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर एलीज, एलीज मतलब जो कंट्री सबके साथ था, उस सबको क्या बोलेंगे? सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर कैसे याद रखेंगे? ये सबके बीच में कौन है? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। आई होप साराजेवो क्राइसिस क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव में आया तो इसी को लिख दोगे तो चलेगा, स्ट्रक्चर्ड में ये सब को थोड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पॉइंट वाइज। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये एंट्री ऑफ USA, तो बाई चांस कभी कभी ये भी आ गया है ना, तो इसको भी देख लो। तो USA एकदम स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया, ये कब ज्वाइन किया? 1917 में। क्यों ज्वाइन किया? तो 1917 में जर्मन का जो यूबोट है ना, सबमरीन, वो क्या किया, ब्रिटेन का एक तो पैसेंजर शिप था, उसका नाम था, देखो, लूसितानिया, वही नहीं है, एक तो शिप था पैसेंजर शिप लूसितानिया, उसमें अमेरिकन्स भी थे, उसी को उड़ा दिया। ले
पैसेंजर शिप को भी उड़ा दिया। तो अमंग द पैसेंजर्स किल्ड सेवरल वेर अमेरिकन्स। अब अमेरिका थोड़ी चुप बैठेगा, मेरा से बदला, मेरा से दुश्मनी, उड़ा दिया, घुस गया यूएसए भी। तो 6 अप्रैल 1917 यूएसए डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। और भी कॉज है पर इतना ही बहुत है, ठीक है। चलो आगे, एक आया तो एक गया, यूएसए इन, रसिया आउट। तो रसिया क्यों भागा? तो 1917 डेट में दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक ही साल में आना जाना हो गया, है कि नहीं। बिकॉज रसिया विथड्रू फ्रॉम द वॉर आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन मतलब सिर्फ समझ लेना, अक्टूबर का महीना में चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ था? गवर्नमेंट चेंज, बस, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है। तो रशियन एम्पायर हैड सफर्ड सीरियस रिवर्सेस इन द वॉर, मेनी रशियन सोल्जर्स वर किल्ड। अब लड़ाई लड़ोगे तो मार धाड़ तो लगेगा ही ना, है कि नहीं। तो हुआ, रसिया के साथ भी बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत हुआ, ठीक है। तो वहाँ का हालात को सुधारने के लिए रिवॉल्यूशन हुआ, चेंज। लड़ाई तो तुम लड़ रहे हो पर सफ़र कौन करता है? पूरा कंट्री ना करता है। तो उसको बचाने के लिए, अपना कंट्री को बचाने के लिए वॉर का डैमेज से कौन आया रशिया में? बोल्शेविक गवर्नमेंट, ठीक है। BOLSHEVIK, वोल्शेविक, ठीक है, वोल्शेविक गवर्नमेंट आया, ठीक है। और इसका लीडर कौन थे? लेनिन। देखो लेनिन, लेनिन का है, नहीं लेनिन का नहीं है, ओके, ये है लेनिन, ठीक है। ये क्या किए? ये एक डिक्री इशू कर दिए। डिक्री जो रिट में पढ़े थे ना, रिट इज डिक्री ऑर्डर, क्या? ऑन पीस विथ प्रपोजल टू एंड द वॉर। हम अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जा रहे हैं, ठीक, चलिए, ओके। चलो अब लड़ाई स्टार्ट हुआ, लड़ाई उड़ाई खत्म हो गया, एंड हो गया 1918 में। अब पकड़ा गया कौन? जर्मनी वाला पार्टी हार गया। सेंट्रल पावर वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द एलाइड पावर्स, ठीक है। GAI वाला, GA हार गया किससे? BFR से, ठीक। तो रिजल्ट ऑफ द वॉर बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में है ये तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं तो स्ट्रक्चर्ड में आ ही जाएगा, बहुत वेटेज है इसमें, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो याद रखना 1918 को ख़त्म हो गया, तो 1919 को ये ट्रीटी साइन हुआ। कब? 28 जून, ये 28 जून 1919 को ये साइन हो गया। किसके बीच में? एलिज एंड द जर्मनी, है ना, एलाइड पावर एंड जर्मनी। अब देखो, ये देखो, इसको पकड़ा, साइन कर, चल साइन कर। अब हारा हुआ के साथ देखो कैसा होता है, सोच लो जर्मनी बैठा हुआ है, उसका साथ कैसे लग रहा है। ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी फॉर एग्रेशन, मतलब ट्रीटी में लिखा हुआ कि सबका कारण कौन है वर्ल्ड वॉर का? जर्मनी। ले जर्मनी गया, जर्मनी। जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस ऑफ डैमेज सफर्ड बाय द एलीज ड्यूरिंग द वॉर। अब जर्मनी को ही बोल रहा है, बाबू मेरा जितना खर्चा हुआ है ना, तुम ही दोगे पैसा, ठीक है। तो उसमें पैसा भी है, $33 बिलियन, ठीक है। तो इसके बदले ये भी लिख सकते हो, जर्मनी हैड टू पे $33 बिलियन। ले, ओके। फिर तेरा जो राइन वैली है ना, ये सब टर्म सबको याद रखने, सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। ये जो राइन वैली है जर्मनी का, यहाँ से एक यहाँ पे मिलिट्री तुम्हारा रहेगा ही नहीं, डीमिलिटराइज्ड। हटाओ यहाँ से सोल्जर वोल्जर, ठीक है। हारा हुआ, अब क्या करेगा, ये सब पकड़ के दे रहे हैं, ओके। जर्मन टेरिटरी ऑफ वेस्ट ऑफ राइन वॉज टू बी ऑक्युपाइड बाय द एलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर्स। राइन वैली का जो वेस्टर्न पार्ट है वो 15 साल के लिए ये एलाइड पावर सब वहाँ पे पहाड़ी वाड़ी चलेगा, है कि नहीं। फिर फ्रांस जो है जीता है, वो भी तो लूटेगा ना बुंदिया। तो इसको क्या मिला? एल्जैक लॉरेन। फ्रैंको प्रूशियन वॉर में हार गया था, मिल गया, ठीक है। एल्जैक लॉरेन, ये सब याद रखना। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट में भी यही सब लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। एल्जैक लॉरेन वाज वे रिटर्न टू फ्रांस। बेल्जियम को क्या मिला? यूपेन एट मेल्डी, यूपेन एट मेल्डी। डेनमार्क को क्या मिला? सेल्सविक। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा लेकिन ये सब थोड़ा याद कर लेना, है ना।
तो नहीं होगा तो कम से कम एफ ए फा, एमसीक्यू टाइप में काम आ जाएगा, बी ई, ये सब लिख लेना। फिर एस डी, एस डी कार्ड, सेल्सविक डेनमार्क। फिर जो डेंजिंग है, ये डेंजिंग पोर्ट जो था बिकेम फ्री पोर्ट इन द पोलिश टेरिटरी, पोलैंड वाला में आ गया ये डेंजिंग पोर्ट। फिर है कोल माइंस, ये तो बहुत बार आ गया है, कोल माइंस। जगह का नाम क्या था? सार, SAAR, सार, ठीक है। इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार वेर सीडेड टू फ्रांस, फ्रांस को मिल गया। कितना साल के लिए? 15 साल के लिए। वो बहुत रिच कोल रिजर्व था वहाँ पे, 15 साल के लिए अब वहाँ पे फ्रांस पानी बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आर्मी वाला। ये तीनों भी एक्स्ट्रा अलग से ले लेना, क्वेश्चन में आ जाएगा कि आर्मी के साथ क्या हुआ जर्मनी का आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देख लो, 1 लाख से जहाँ रखा बाबू, फिर मारेंगे पकड़ के। तो द जर्मन आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स ऑफ ओनली 1 लाख सोल्जर्स। जीरो रो ज़्यादा रहेगा तो टेंशन मत लेना, हाँ वही है, ठीक है, 1 लाख सोल्जर्स, ठीक है। नेवी, बहुत नेवी बढ़ाया था ना बाबू, उसको भी 15,000 मैन एंड 24 शिप्स ले, और यू बोट्स जो है वो बैन कर दिया। तो एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर सकते हो, जर्मन यू बोट्स वेर बैंड। नेक्स्ट, द ट्रीटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये ट्रीटी जो साइन हुआ, द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इसमें क्या लिखा गया कि बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया अब ये क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब ये किसी के अंडर में नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। चलो, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब है टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत टूटू मुटू है। तो यूनाइटेड नेशन इमर्ज एज वर्ल्ड पावर, देख लो बीच में घुसा और ताकतवर बन गया है ना, वर्ल्ड पावर बन गया। ओके, सो ये लड़ाई के बाद 3 रूलिंग डायनेस्टीज मेनली खत्म हो गया। जो पहले से था आपस में लड़ के खत्म, इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन कौन खत्म हो गया। रोमानोव इन रसिया, याद कर लेना है ये सब, RR से, ठीक है, रोमानोव इन रसिया। फिर यहाँ HG से होहेंजोलेम इन जर्मनी, और ये HH से हैब्सबर्ग डायनेस्टी इन ऑस्ट्रिया हंगरी। क्लियर? रोमानोव इन रसिया, होहेंजोलेम इन जर्मनी और हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर। ये सब खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका अस्तित्व खत्म, अब नहीं है ये सब। ओके, और जब नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे ना, ऑटोमन अंपायर, उसका टर्की का पावर, सुल्तान का पावर सीज कर दिया था, खिलाफत मूवमेंट वाला, तो वो भी है। ऑटोमन अंपायर ऑल्सो केम टू एन एंड इन टर्की। प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी पहले क्या था? एक था, वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग कर दिया वो सब दोनों को। जा बाबू, बाय बाय, अलग अलग रहो अब। ओके, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया लास्ट वाला में ही कर लिए थे, बिकेम इंडिपेंडेंट। अब यूरोप में क्या हुआ? डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है। पहले क्या था? सिंगल स्टेट, इंपीरियल स्टेट, वो वाला सिस्टम था ना, अब डेमोक्रेसी आ गया है, ठीक है। रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ अ मैंगो पीपल, है ना, कॉमन पीपल, आम आदमी। ओके, फ्रांस को क्या मिल गया? एल्जैक लॉरेन पहले ही कर लिए हैं, डेनमार्क को सेल्सविक। तो टेरिटोरियल अरेंजमेंट में वो लास्ट वाला, ये सब भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अब है फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो आगे ऐसा और वार ना हो, सबको एक दिमाग खराब हो गया है बाबा, इससे लड़ाई हो गया है, डायनेस्टी फाइनेस्टी पूरा खत्म हो गया है, कंट्री फंट्री बढ़ जा रहा है, तो आगे से नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जो पीस मेंटेन करेगा वर्ल्ड का, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अंडरस्टूड? लीग ऑफ नेशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? तो 1920 इविल रिटर्न्स, भूलोगे तो भूत आके तुमको परेशान करे, उठा देगा तुमको ऐसे पलंग से, हवा में रह जाओगे, समझे, इसलिए भूलना मत। 1920। क्लियर? लीग ऑफ नेशन कब बना? 1920 को। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, बस जिसके कारण लड़ाई हुआ वो नहीं होना चाहिए, बस वही है। ठीक है, तो all the states of the world were prohibited from entering into secret treaties and alliances, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी, तो वो सब में कोई नहीं, अब दे आर प्रोहिबिटेड नाउ, कोई भी नहीं सब में घुसेगा, सीक्रेटली कोई नहीं घुसेगा। भले सामने से वर्ल्ड को पूरा दिखा दो कि हम लोग का दोनों के बीच में ट्रीटी है, पर सीक्रेट अलायंस नहीं होगा। क्लियर? They also, the member states were not supposed to maintain huge army, warship and destructive weapons. अच्छा, देख लो, ह्यूज आर्मी नहीं रखेगा, वॉरशिप नहीं रखेगा और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स भी नहीं रखेगा। देखो यही सब कारण के चलते वॉर हुआ था ना, तो यही लीग ऑफ नेशन में भी है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, देन ऑल स्टेट्स वेयर टू रेस्पेक्ट ईच अदर इंडिपेंडेंस। पहले क्या था, लव फॉर आवर कंट्री एंड हेट्रेड फॉर द अदर्स, पढ़े थे ना, तो वही अब रेस्पेक्ट करना है ईच अदर, एक दूसरा का इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट इज ऑल स्टेट्स वेयर टू रेफर देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स इफ एनी, अगर कोई डिस्प्यूट है तो किसका थ्रू सॉल्व करना है, लीग ऑफ नेशन के पास जाना है। ओके, फॉर पीसफुल सेटलमेंट, आपस में लड़ना उड़ना नहीं है, लड़ाई उड़ाई हुआ तो लीग ऑफ नेशन के पास जाओ, लीग ऑफ नेशन आराम से सुलझा देगा, कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द मेंबर स्टेट्स वेयर टू टेक नेसेसरी एक्शन, जो लीग ऑफ नेशन का मेंबर है दे विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का, कौन का, जो विच ट्राई टू डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर, वर्ल्ड का पीस एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, लीग ऑफ नेशन उसको छोड़ेगा नहीं, समझा कि नहीं? ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। बस इतना ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो एकदम खुश रहने का, टेंशन नहीं लेने का, ये भी एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और एक बात बता दे रहे, यूएसए लीग ऑफ नेशन का हिस्सा ही नहीं था, जर्मनी भी नहीं बना था। ठीक है, तो ये सब जरूरी नहीं है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना और स्वस्थ रहना मेरे दोस्त। ओके, जय हिंद, जय भारत।